बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो उर्दू ट्रांसलेशन पे है। जहां तक इसकी मार्क्स डिवीजन का ताल्लुक है तो ये 15 मार्क्स का पैराग्राफ आएगा जो आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। बहुत सारी चीजें आपको पहले पता होंगी बिकॉज यू हैव बीन डूइंग फॉर मैनी ईयर्स। हमने उन चीजों को, क्योंकि आपके नॉन से अननोन की तरफ जाना है, वो चीजें जो आपको पहले से पता है उसी की बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे किस तरह से ट्रांसलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से दोनों वो ट्रांसलेशन के उन प्रॉब्लम को हम हल करेंगे और इस तरह से प्रोसीड करेंगे। ट्रांसलेशन करने से पहले चंद चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि आपको उर्दू और इंग्लिश में फर्क समझना, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ दी मिस्टेक्स हमारी किसके गिर्द रिवॉल्व करती हैं। जो हमारा जहन में एक स्ट्रक्चर बैठा होता है कि हमने उर्दू वाले रूल्स को हम इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो हमारा अक्सर जो मिस्टेक इसकी वजह से होती है। तो पहला ये समझ लेना है कि इंग्लिश जो है वो SVO अरेंजमेंट को फॉलो करती है। SVO से मुराद है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये SVO अरेंजमेंट को फॉलो करेगी। और जब SVO अरेंजमेंट को फॉलो करती है तो इसका मतलब है कि उर्दू का स्ट्रक्चर और है लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर और है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। कैमरा ऑफ करे भी जी। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट होगा। जैसे उर्दू में, इंग्लिश में क्या होगा, SVO होगा और उर्दू में क्या होगा, SOV होगा। तो जैसे देखिएगा, ही किल्ड हिज एनिमी, तो यहाँ पे बताइएगा वर्ब कौन सा है। किल्ड है। किल्ड जो है कौन किल कर रहा है, ही, और किसको किल कर रहा है, हिज एनिमी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन उर्दू में सेंटेंस का स्ट्रक्चर और होता है। उर्दू में सेंटेंस जो है ना वो कैसे बनता है, SOV के हिसाब से, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। तो एक जो पहला डिफरेंस है वो उसकी ये रीजन है कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे देखिएगा, उसने अपने दुश्मन को मारा। अब जरा वर्ब देखिएगा कौन सा है, मारा। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, उसने, और अपना दुश्मन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मारा वर्ब है। तो ये डिफरेंस आ गया किसमें, दोनों लैंग्वेजेस के अरेंजमेंट में, SVO अरेंजमेंट में जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, उसके हिसाब से डिफरेंस है। तो ये फर्क समझ लेना है। दूसरा जो फर्क है वो राइटिंग सिस्टम में फर्क है। उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट और क्या होगा, इंग्लिश लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। अब दोनों लैंग्वेजेस में फर्क देखिएगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने जो है कायदे आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर, तो हम सेंटेंस किस साइड से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट साइड को। तो पहले कायदे आज़म, फिर वॉज और ग्रेट लीडर, तो ये लेफ्ट टू राइट होगी। लेकिन उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट होती है। जैसे कायदे आज़म एक अजीम रहनुमा थे, कायदे आज़म पहले आएगा और अजीम रहनुमा बाद में आएगा। तो ये
दोनों की अरेंजमेंट में फर्क है। फिर ये सवाल पैदा होगा कि हम क्यों समझ रहे हैं, ये आगे जाके हम जब क्लॉजेस को ट्रांसलेट करेंगे, फ्रेजेस को ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होगा ये दोनों चीजों को समझना। मसलन तीसरा जो फर्क है जो हमें उर्दू और इंग्लिश में मिलता है, वो हमारा जेंडर डिफरेंस है। जेंडर जो है ना, वो उर्दू में, इंग्लिश में 3 जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलिन हो तो ही है या जरा वो इस्तेमाल करते हैं, फेमिनिन हो तो शी है, और न्यूट्रल जेंडर हो तो इट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जेंडर का भी डिफरेंस है। जेंडर जब डिफरेंस होगा तो तब हम उसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। जैसे ही और शी लिव्स इन लाहौर, अब ही और शी लिव्स इन लाहौर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिव्स के स्ट्रक्चर में। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट मार्किंग होती है वो इंग्लिश में नहीं है लेकिन उर्दू में है। उर्दू में चूंकि 2 जेंडर है, वो लाहौर में रहता है या रहती है, दीवार खड़ा है या खड़ी है, दही खट्टा है या खट्टी है। आज तक किसी जो ना वो ये करेक्शन का मेन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लैंग्वेजेस में जेंडर का भी फर्क है। जो एक जो है ना वो या तो वो चीज फीमेल होगी या वो मेल होगी, वो चाहे बेजान है, चाहे उसमें सेक्सेस हैं, सेक्स की डिवीजन है या नहीं है, लेकिन उसमें ये 2 तरह के जेंडर्स होंगे। दूसरा जो चौथा जो फर्क है वो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का उसी तरह से देखना है। जैसे अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने है, द बॉयज ऑफ आवर मोहल्ला आर वेरी केयरलेस ऑफ देयर स्टडीज। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ये तकरीबन सिमिलर है, इसमें मिलता जुलता है। आप जरा देखिएगा सब्जेक्ट आपका कहां तक है, कहां तक सब्जेक्ट है इसका। आर से पहले पहले सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट जी। कहां सब्जेक्ट कहां तक है इसका, आर से पहले पहले, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। कौन सा, द बॉयज ऑफ आर मोहल्ला। तो जो ना वो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉयज ऑफ आर मोहल्ला, और उसके बाद क्या इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल किया। तो आर से पहले पहले सारा का सारा सब्जेक्ट है, और बाकी हिस्सा जो है वो क्या है, प्रेडिकेट। तो इसका मतलब जिस तरह से इंग्लिश में वर्ब से पहले या ऑक्सिलरी वर्ब से पहले सारा का सारा सब्जेक्ट होता है, इसी तरह से उर्दू में भी सिमिलर है। लेकिन उर्दू में उस तरह से नहीं होगा, यानी वर्ब चूंकि उसमें पहले नहीं आता, वर्ब एंड पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे वो डिफरेंस समझना है। जैसे इसको हमने तर्जमा करें तो तर्जमा उसने यह बनता है, हमारे मोहल्ले के लड़के पढ़ाई के बारे में बहुत लापरवाह। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे मोहल्ले के लड़के, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब चूंकि इसका बाद में आता है, SOV अरेंजमेंट को फॉलो करता है, तो इसलिए हमें क्या है, इसकी ये समझना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है और उसके बाद जो ना उसका वर्ब कहाँ पे है। तो ये दोनों में ये भी डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे काम करते हुए हमें अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लड़के है, पढ़ाई है, या इन दोनों में से कौन से हैं। तो यहाँ पे फिर आप वर्ब पे सवाल करते। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा था, है लापरवाह है, इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है। और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, पढ़ाई की लापरवाह है या हमारे मोहल्ले के लड़के लापरवाह है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, हमारे मोहल्ले के लड़के। तो ऐसी सूरत में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वो हमारे मोहल्ले के लड़के होगा। क्लियर हो गया बच्चों जी। अब देखें इसके अलावा हमने देखना है
जी भाई, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। ओके, अब जरा हम चलते हैं जी इससे अगले डिफरेंस की तरफ। जैसे हमने देखा यहाँ पे वो एसवीओ अरेंजमेंट की वजह से हमारा सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है उसका जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट हो। अगला जो फर्क है हमारा, जो अगली चीजें हैं जो हमने स्टडी करनी है वो है हमारा इन्फिनिटिव। पहली जो चीज है, हम इन्फिनिटिव में क्या करेंगे? इन्फिनिटिव क्या होता है उर्दू में, जिसको हम मस्दर कहते हैं, इसके आखिर में क्या आता है? ना आता है। जैसे मारना, खाना, उठना, पीना, गिरना, ये दो तरह से इस्तेमाल होता है उर्दू में। एक तो रीजन के लिए है, मारने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, पीने के लिए, गिरने के लिए, और या फिर मारना सिंपल आ जाए। इंग्लिश में इसको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। मारना क्या होगा? टू बीट, और क्या होगा? जेरेंट बीटिंग हो गया। खाना क्या होगा? टू ईट, क्या होगा? इसको ईटिंग भी कह सकते हैं। इसी तरह से उठना टू गेट अप या गेटिंग अप, इस तरह से ड्रिंक, टू ड्रिंक या ड्रिंकिंग, और टू फॉल या फॉलिंग। इंग्लिश में ये दोनों तरह से तर्जमा कर सकते हैं, यानी जेरेंट भी लग सकता है और इन्फिनिटिव भी लग सकता है जब ये इसकी जगह पे इस्तेमाल हो। लेकिन ये जो मारने के लिए है, जब रीजन के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो फिर हम इन्फिनिटिव ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिएगा, मैं जूता खरीदने के लिए बाजार गया, तो क्या इंग्लिश होगी सर्विस? कमर बच्चों, क्या इंग्लिश होगी? I went to bazaar to buy shoes. टू बाय शूज हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने यहाँ पे आई वेंट टू बाजार है और इसकी रीजन क्या है? जूता खरीदने के लिए। तो रीजन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो ये रीजन के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना। ये जो है ना वो इन्फिनिटिव क्या स्ट्रक्चर्स होगा। जो अगली जो हमने देखना है कि एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या वर्बल फ्रेज एज एडजेक्टिव हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, बुरा आदमी, अब जरा इसका तर्जमा अगर करना हो तो अब देखिए उर्दू में मैंने जैसे पहले बताया हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। बुरा आदमी पहले एडजेक्टिव फिर नाउन, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे जी? इसके ओपोजिट करेंगे। क्या होगा? बैड पर्सन, यानी बैड पहले लगाया और पर्सन बाद में लगाया। इंतहाई बुरा आदमी तो वेरी बैड पर्सन। तो यानी कि एडजेक्टिव को जरा आप क्या दोनों जुबानों में क्या देख रहे हैं? दोनों जुबानों में आपको क्या नजर आ रहा है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। इसी तरह से इंतहाई बुरा आदमी एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा। तो वेरी बैड पर्सन, अब ये अब देखें एडजेक्टिव नाउन से क्या यूज कर रहे हैं पहले, वो चाहे उर्दू हो या चाहे इंग्लिश हो, लेकिन दोनों में राइटिंग डिफरेंस होगा क्योंकि उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट है, तो इसलिए इसके एडजेक्टिव जो है वो पहले आते हैं यानी राइट साइड पे होते हैं, और जबकि इंग्लिश के एडजेक्टिव लेफ्ट साइड पे होते हैं, लेकिन है वो उस नाउन से पहले ही। पढ़ा लिखा आदमी, अब ये पढ़ा लिखा देखिएगा, ये पढ़ना लिखना क्या है? ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? आदमी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसका मतलब है ये इसका क्या होगा? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जब एडजेक्टिव है तो ये इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो अब बहुत पढ़ा लिखा आदमी, यहाँ पे भी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? एडजेक्टिव, नाउन के, तो ये एडजेक्टिव पहले लगाया। अब देखिए हमने इसका तर्जमा कैसे किया? एजुकेटेड पर्सन। अब एजुकेटेड पर्सन है तो इसका मतलब है एजुकेटेड को हमने पर्सन से क्या यूज किया? पहले इस्तेमाल किया, यानी कि इसका मतलब, हालांकि ये फॉर्म कौन सी है वर्ब की? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी थर्ड फॉर्म है, और एज एडजेक्टिव जब इस्तेमाल करते हैं तो ये नाउन से पहले लगाते हैं। अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी लिखना हो तो क्या होगा? हाईली एजुकेटेड पर्सन। तो यानी कि एडजेक्टिव को हम क्या यूज करते हैं? पहले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद
इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया, इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का तर्जमा कैसे हम करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का तर्जमा हम करते हैं करते हुए। देखिएगा, भागते हुए, तो भागते हुए का तर्जमा क्या होगा? भागते हुए का, भागता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो क्या हो जाएगा? रनिंग डॉग, भागता हुआ कुत्ता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया? उस नाउन से पहले इस्तेमाल किया। और ये दोनों में फर्क समझना है। जब पास्ट पार्टिसिपल हो तो वो क्या मीनिंग देता है? किया हुआ, यानी काम मुकम्मल हो गया है। और जब वो क्या होगा? जब वो कर रहा है तो फिर ये कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। अब इंडिया का इंतहाई बुरा, ये मैं एडजेक्टिव लगा रहा हूं, पहले मैंने वर्ड की सूरत में लगाया। जो आपके सारे के सारे एडजेक्टिव क्या है? वर्ड की सूरत में है, यानी कि बैड, बैड, एजुकेटेड, एजुकेटेड, रनिंग, ये एक एक वर्ड है। तो जब वर्ड की सूरत में एडजेक्टिव लगते हैं तो वो नाउन से पहले लगाते हैं। लेकिन अगर ये क्या हो, अगर ये फ्रेज बन जाए, तो अब जरा मैंने इन बुरे आदमी के साथ मैंने लगा दिया इंडिया का, तो अब ये इंडिया का किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? शाबाश। इंडिया का कौन है? बुरा आदमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? आदमी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इससे मुराद ये हुआ कि हमने क्या करेंगे कि वो एडजेक्टिव हमने उस नाउन से, हमने पहले क्या पढ़ा था ऊपर कि एडजेक्टिव एक वर्ड हो तो पहले लगाना है, लेकिन अगर ये फ्रेज बन जाए तो फिर इसको हम बाद में ले जाते हैं। जैसे बैड पर्सन ऑफ इंडिया, तो ऑफ इंडिया क्या लगाया? बाद में इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अब क्या बन गई? फ्रेज बन गई। अगली एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर मैं जो पढ़ा लिखा आदमी है इसको मैंने इस तरह से बना दूं, लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा आदमी, तो अब जरा बताइएगा, जब हमने कहा कि लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, तो अब ये क्या वर्ड रहा या पूरी फ्रेज बन गई? लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, ये पूरी फ्रेज बन गई। तो फ्रेज का तर्जमा हम क्या करना है? बाद में करना है। द एजुकेटेड पर्सन, द पर्सन एजुकेटेड फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पे एजुकेटेड फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी जो है, एजुकेटेड फ्रॉम लीड्स, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? पर्सन के। देखें, बड़ा कमाल का जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो अल्लाह ताला की ये एक खूबसूरत स्कीम है इस दुनिया में, जो तमाम जुबानों में बहुत सारी मिलती जुलती है। देखिएगा जरा, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे पढ़े लिखे आदमी से पहले इस्तेमाल की, यहाँ पे जो ना वो यहाँ पे भी जो ना वो उसी तरतीब से, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की वजह से फर्क से हमें वो कंफ्यूजन होती है, लेकिन इनफैक्ट तरीकाकार वही है। द पर्सन एजुकेटेड फ्रॉम क्या होगा? लीड्स यूनिवर्सिटी। जिस तरह से वहां पे उसके क्वालिफाई कर रहा था, यहाँ पे उसके जो ना वो बाद में उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इससे मुराद ये हुआ कि जब ये एडजेक्टिव है तो पहले लगाना है, और अगर फ्रेज है तो बाद में इस्तेमाल करनी है। गली में भागता हुआ कुत्ता, अब पहले भागता हुआ था सिर्फ एक वर्ड था, अब गली में भागता हुआ है तो क्या होगा? द डॉग रनिंग थ्रू द स्ट्रीट। अब रनिंग थ्रू स्ट्रीट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? डॉग के। और ऐसी सूरत में जो ना वो हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वो एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। आगे हम चलते हैं जी। हमने सेंटेंसेस, अब जरा देखिएगा, अगर हमने पूरा सेंटेंस तर्जमा करना हो, अब जरा ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया आपके सामने। अब मुझे आप इस सेंटेंस को देख के बताइएगा कि इसमें सबसे पहले आपने वर्ब को देखना है, वर्ब पे सवाल करना है कि ये कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और किस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जी मुझे बताइएगा ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ तक? लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी।
यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा इसका ज़हीन मतलब है कि आदमी तक आपका सारा का सारा सब्जेक्ट फ्रेज है। और इसका वर्ब कौन सा है? देखता है। देखता है, क्या? निगाह से देखता है। देखता है। तो देखता अब है। जरा जब देखता है तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? वो पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन ये पूरा का आदमी। पूरा सब्जेक्ट फ्रेज है। देखता है पे सवाल करें, किसको देखता है? मसाइल। मिसाइल। तो मसाइल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे Object. बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ये तरीकेकार वही जो मैंने अभी बताया है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब जरा इसमें मेन वर्ड कौन सा है पूरे सब्जेक्ट फ्रेज में? ज़हीन आदमी। ज़हीन आदमी आदमी। जरा, आदमी आदमी। इसके मीनिंग में कौन कौन वर्ड इजाफा कर रहे हैं? ज़हीन भी और लीड लीड यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी। पढ़ा लिखा। दो एडजेक्टिव्स हैं। अब दो एडजेक्टिव हैं, एक ज़हीन है और एक लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है। अब जो मैंने क्या बताया था आपको कि जो एक वर्ड होता है या वर्ड की सूरत में होता है वो पहले लगाना है, और जो फ्रेज की सूरत में हो वो कहाँ पे यूज करना है? बाद में लगाना है। तो पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, क्या होगा? द इंटेलिजेंट पर्सन, ये इंटेलिजेंट पर्सन से पहले लगा दिया, और जो फ्रेज थी एजुकेटेड फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी वो बाद में इस्तेमाल कर दिया। अब सब्जेक्ट आ गया जी आपका। दूसरा जो हमारा मेन एलिमेंट होता है इंग्लिश का वो वर्ब होता है। तो ये क्या होगा? ऑब्जर्व्स हो गया। और क्या होगा? ऑब्जर्व्स प्रॉब्लम्स, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और विद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये आज उसके बाद एडवर्ब्स आ जाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं? मोस्टली एडवर्ब। चंद एक जो ना वो एक्सेप्शंस के अलावा मोस्टली एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वो आगे हम पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पे समझाया है। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक कोई आपका कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? Yes. अब जरा हम चलते हैं जी। आज हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो और सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल किया जाता है। जो जितने भी बी वर्ब होते हैं जिनमें होने का मीनिंग आता है वो तमाम सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं, और उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जरा देखिएगा, इल्म बहुत बड़ी ताकत है, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि क्या है? इस सेंटेंस में क्या है? एक्शन। इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन है। इसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि जो है ना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब जरा जब ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब होगा और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी। अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट था क्या था? इल्म था, और इल्म के बाद जो है ना वो क्या यूज करेंगे हम? बहुत बड़ी ताकत थी। तो अब जरा क्या बनेगा सेंटेंस? बस आप बनाइएगा। बहुत बड़ी ताकत है। नॉलेज क्या ग्रेट नॉलेज इज नॉलेज इज ग्रेट। ग्रेट। अब यहाँ पे देखिएगा, जो जिसके बारे में बात की जा रही थी उसका तर्जुमा हमने पहले किया, और जो इंफॉर्मेशन उसके बाद थी वो हमने क्या किया? बाद में हमने उसके इस एम आर के बाद इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमारे मज़्हब में इल्म हासिल करना हर शख्स पे फर्ज है। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है, मैंने पर्टिकुलरली सेंटेंस आपकी एग्जांपल दी है। यहाँ पे जो आपने सेंटेंस देखें जरा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इल्म हासिल करना वर्ब भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। जो मैंने क्या बताया था, ये कौन सा वर्ब है? जो इन्फिनिटिव का इस्तेमाल है। हमारे मज़हब में इल्म हासिल करना, तो ये आखिर में क्या आ गया? ना आ गया। तो इसका मतलब है ये इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके इल्म हासिल करने के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये फर्ज है। तो अब जरा पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करें, जो आपको मैंने बताया था कि ये हम कैसे इन्फिनिटिव का तर्जमा करते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या जनाब फोर्थ फॉर्म का यानी जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बनेगा जी? अगर इसको हम सब्जेक्ट, ये दो तीन तरीके से किया जा सकता है, अलबत्ता हम सिंपल से वे से हम करते हैं। तो क्या इल्म हासिल करना क्या होगा?
ये Get सब्जेक्ट है knowledge. टू गेट नॉलेज या गेटिंग नॉलेज इन आवर रिलीजन। अब यहाँ पे देखें आप रिलीजन बाद में करेंगे पहले करेंगे, ये इसके साथ ही इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है इसका इस्तेमाल इसके फौरन बाद करेंगे। तो टू गेट नॉलेज इन आवर रिलीजन क्या होगा, इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन। अब फर्ज किसका है, हर शख्स पे। अब जरा उर्दू का बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, अब सवाल करेंगे ना फर्ज है किसका है, हर शख्स का, तो इसका मतलब ये हर शख्स का किसके बाद लगाना है, फर्ज के बाद लगाना है। ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चों? तो इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, Holy Prophet peace be upon वसल्लम के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन है, आखिरी नबी है। him. लेकिन आखिरी नबी पे सवाल करें अल्लाह के क्या है आखिरी नबी, तो इसका मतलब अल्लाह के किसके मीनिंग में इजाफा करेगा, आखिरी नबी। आखिरी नबी के तो पहले आपने सब्जेक्ट लगा दिया, क्या बना, द होली प्रॉफिट Holy Prophet, सल्लल्लाहु Holy Prophet, अलैहि peace be वसल्लम upon him, is the Is the last prophet. prophet of Almighty. इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल अलमाइटी। एक और चीज याद रखनी है जो मैंने डिफरेंस, मुझे वो टाइम थोड़ा था वो मेंशन नहीं कर सका, जो डिफरेंस एक और है यहाँ पे रिस्पेक्ट का डिफरेंस है। इंग्लिश में रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट के लिए अलहदा से स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन उर्दू में आप या हम जमा का सीगा इस्तेमाल करके रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन की बहुत बड़ी वजह है। कायदे आज़म हमारे कौमी रहनुमा हैं या कौमी रहनुमा थे तो वो वर लगा देते हैं बच्चे, तो याद रखना है ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों लैंग्वेजेस में। पूरा मुआशरा बुराइयों में मुब्तला था। अब जरा बताइएगा जी हमारे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पूरा पूरे मुआशरा, मुआशरे के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, मुब्तला अब मुब्तला के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, बुराइयां बुराइयों में। इसका मतलब है बुराइयों में किसके बाद लगाएंगे, मुब्तला के। तो पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाया आपने, क्या बनेगा, द होल सोसाइटी Society क्या was was indulging indulged that is into indulging vices या into evils। किताबें बहुत बड़ी नेमत हैं, यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, किताबें किताबों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, नेमत है। नेमत। तो क्या होगा, बुक्स आर ग्रेट ब्लेसिंग। Great blessings. तो इंसान के सदियों के तजुर्बात का निचोड़ है। अब जरा इसमें सब्जेक्ट बताइएगा, इंसान निचोड़ है, जो निचोड़ है, सवाल करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब जरा बताइएगा इंसान के सदियों के तजुर्बात का निचोड़ है, ये किसके मीनिंग में इजाफा करे, ये पूरा का पूरा जो इंसान है या इंसान के सदियों के तजुर्बात का निचोड़ है, जो के मीनिंग में इजाफा ये कर रहा है। सारा का सारा फैक्टर जो है ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये निचोड़ के मीनिंग में। जो ये निचोड़ है, निचोड़ किसका, तजुर्बात का। तजुर्बात किसके हैं, सदियों के। सदियां किसके, सदियों के तजुर्बात है, इंसान। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या बनेगा, विच। अब किताबें ज्यादा थी तो क्या होगा, आर। और निचोड़ है क्या होगा, रिजल्ट या जिस्ट ऑफ मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ सेंचुरी। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया हमने, जो इंफॉर्मेशन थी, और इंफॉर्मेशन के निचोड़ के मीनिंग में जो इजाफा कर रहा है वो उसके बाद लगा देंगे। तजुर्बात का, तजुर्बात किसके, मैंस क्या होगा, ऑफ सेंचुरी। ये इल्मो हिकमत का सरचश्मा है। अब यहाँ पे किसके, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, इल्मो हिकमत है या ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, सरचश्मा है। तो क्या होगा, अब ये इल्मो हिकमत का सवाल करें किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा, सरचश्मा के मीनिंग में। तो क्या होगा, इट इज, या क्या होगा, द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड पावर। अब यहाँ पे देखें सरचश्मा जिसके इसमें मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा था, वो इल्मो कुव्वत है, वो उसके बाद इस्तेमाल कर देना। इसी तरह से दौलत से ज्यादा कीमती है। तमाम सब्जेक्ट कौन सा है, क्या होगा,
ये सब्जेक्ट है और ये के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि कीमती है, कि कीमती तो क्या बना, दे आर मोर प्रेशियस। अब ये दौलत से ज्यादा किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको कहाँ पे यूज करना हमने, कीमती के बाद। कीमती से देखिए जरा मैंने आपको एक सिस्टमेटिकली तरीका बता दिया कि फ्रेज जो है वो जिसके मीनिंग में इजाफा करती है वो उसके बाद लगानी है। फ्रेज जिसके मीनिंग में इजाफा करती है, जैसे कीमती है किसके, दौलत से, तो इसका मतलब है दौलत से कीमती के बाद इस्तेमाल करना। समझ आ गया बच्चों? हमने कहा कि फ्रेज हमने कहाँ पे लगानी है, जिस वर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो उसके बाद फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बेहतरीन दोस्त हैं जो मुसीबत में साथ नहीं छोड़ती। क्या होगा, शाबाश, ये हमारी बेहतरीन दोस्त है। ये इतना पहला एक सेंटेंस है आपका, ये हमने करना है। अगला तो हमारा वर्ब का सेंटेंस है, वो हम बात पे करेंगे। ये हमारी बेहतरीन दोस्त है, आर बेस्ट फ्रेंड। she's our best आज किताब है बिच्छू से ज्यादा खतरनाक और सांप से ज्यादा जहरीली होती हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बास किताब बास किताबों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी, खतरनाक है और जहरीली है, खतरनाक है और जहरीली है। मैं सवाल पूछूंगा यहाँ पे, खतरनाक के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, बिच्छू से ज्यादा, बिच्छू से ज्यादा, बिच्छू से ज्यादा, और जहरीली के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, सांप से ज्यादा सांप से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि बिच्छू से ज्यादा किसके बाद लगाना है, खतरनाक के, और सांप से ज्यादा किसके बाद लगाना है, जहरीली के। समझ आ गया कि नहीं? अब जरा देखें जी, सम बुक्स, अब क्या होगा, आर, सम बुक्स आर क्या हो जाएगा, More are more dangerous. dangerous some books dangerous are than- more dangerous more than dangerous scorpion than scorpion and more poisonous more than poisoning snakes। than than snakes and snakes। इनसे प्रेज करना लाजमी है। अब देखिए प्रेज करना, कमान, ये क्या होगा, इन्फिनिटिव it is necessary to avoid from them दूसरा आप तरीका जिस तरह मैंने बताया वो भी है, सही है सेंटेंस, लेकिन जो ना हम इसको परहेज करना इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल करें। मैं तरीका पहले समझ लेना, बाद में आप उस तरह से भी कर सकते हैं जी। टू अवॉइड देम इज नेसेसरी। क्लियर हो गया बच्चों अप टिल हियर? इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम। अब जरा ईडीएम पे जाते हैं जी, हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं। बेड ऑफ रोजेस जैसे नाम से जाहिर है क्या होगा, रोजेस का बिस्तर, यानी क्या होगा, कोई खुशी वाली चीज होगी या मुश्किल वाली चीज होगी, खुशी वाली खुशी कंफर्ट वाली चीज होगी, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं बेड ऑफ रोजेस, क्या होगा, खुशी के लिए। इसी तरह से एट वंस विट्स एंड, जहां पे किसी की विट जो है वो काम करना छोड़ दे, यानी दिमाग काम करना छोड़ दे, उसको कहते हैं एट विट्स एंड। इसका चीजें समझ नहीं है। कहते हैं यार इसको तो अलबे भी नहीं आती। अलबे से मुराद क्या नहीं आती, अलबे नहीं आती या इसका मतलब बेसिक चीजों का नहीं पता, इसको बेसिक चीजों का नहीं पता। इस तरह से लैटिन की गिनती जो है ना, अल्फा और ओमेगा जो है ना हम करते हैं, तो अल्फा मीन ए यानी 1 है, तो इसका मतलब जो है ना वो क्या हुआ, जैसे बीटा, अल्फा, बीटा, गैमा, ये उनके नंबर्स है। तो यानी कि किसी चीज का बुनियादी इल्म को हम कहते हैं एबीसी। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, अमल करना होता है। और इसके बाद एक C2 किसी की बात मान लेना होता है, C2 किसी की बात मान लेना। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के लिए एक्ट करना, यानी किसी की तरफ की जगह पे काम करना होता है। उस तरह से अल्लादीन लैम्प जैसे नहीं वो कहते हैं, आपने कहानियां पढ़ा होगा, दीवा मिले आते दीवे नु रगड़े आते जिन्न आ गया, यानी को काम बड़ी जैसे दीवा रगड़े हैं तो जिन्न आ जाए, मतलब काम बड़ी आसानी से हो जाना, उसको हम कहते हैं अल्लादीन लैम्प। और उसके बाद क्या होगा, एक्स वर्म्स ग्राइंड, यानी ग्राइंड करना अपने कुल्हाड़े से। एक्स का मतलब होता है अपना कुल्हाड़ा चला देना, यानी किसी का बेशक नुकसान हो जाए लेकिन अपने कुल्हाड़े से काम चला देना, यानी अपना फायदा सोचना, उसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू ग्राइंड। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपी हुई रहमत, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे आपको नुकसानदेह चीज लगी लेकिन एक लिहाज से आपका फायदा हो गया, तो इसको हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। बेड ऑफ थॉर्न, जिस तरह से बेड ऑफ रोजेस था, इसके ऑपोजिट क्या होगा, बेड ऑफ थॉर्न्स हो गया। यानी कैसा काम होगा जो अच्छा है, बुरा है, मुश्किल है, मुश्किल वाला है, तो लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न। बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी जिसमें ऐसी चीज जो हड्डी जो कुत्तों में लड़ाई का सबब बने,
या वो 3 शहजादियां थी, उनमें देवी ने दिया कि 3 सेब दिए, सेब दिया, उसने कहा जो सेब खाएगा उसकी शहजादे से शादी होगी और वो दुनिया की खूबसूरत तीन औरत होगी। जाहिर है हर एक को खूबसूरत होने का चाव होता है, वो लड़ पड़ी उस सेब के हासिल करने के लिए, तो इडियम बन गया एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ये ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरी है। इसके अलावा बोर्ड जो सामने नजर आ रही है बोर्ड पे, यानी क्लियर हो, जो वाज़े हो उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल वाज़िया, बिल्कुल क्लियर। ब्लू स्टॉकिंग जो है ना, ये अदबी औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। स्टॉकिंग वैसे लंबी जुराबों को